आज हम सभी अधिगम के प्रमुख सिद्धांतों के क्रम में पढ़ेंगे पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। तो आइए देखते हैं कि अधिगम के इस सिद्धांत का प्रतिपादन नोबेल पुरस्कार विजेता रूसी शरीरशास्त्री आई.पी. पावलोव हैं। पावलोव ने सन 1900 में शारीरिक सहज अनुक्रिया को उद्दीपन से संबंधित करके अध्ययन प्रारंभ किया और 1904 में पावलोव ने अपने प्रयोग के आधार पर अनुकूलित अनुक्रिया की अवधारणा को विकसित किया। इसे कई नामों से जाना जाता है। पावलोव का अनुकूलित अनुबंधन सिद्धांत पहला, दूसरा है शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत, तीसरा है संबद्ध प्रत्यावर्तन या सहज क्रिया द्वारा सीखना, चौथा है पावलोव का क्लासिकल अनुबंध सिद्धांत। तो ये कुछ ऐसे नाम हैं जो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के नामों से ही जाने जाते हैं। आइए इसी क्रम में हम सबसे पहले पावलोव के प्रयोग के बारे में अध्ययन करते हैं। देखिए, पावलोव का जो प्रयोग है ये पूर्णतः कुत्ते पर आधारित था। सर्वप्रथम पावलोव ने एक भूखे कुत्ते को भोजन देना प्रारंभ किया। इसके बाद कुत्ते को भोजन देते समय वह कुछ दिन तक घंटी बजाता रहा। इसके बाद उन्होंने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुख से लार टपकने लगी। कहने का तात्पर्य यह है कि पहले भोजन देता था तो भोजन देने से पहले उसने देखा कि उस कुत्ते के लार टपकने लगते हैं, और भोजन देने के बाद कुछ दिन तक तो ऐसे ही करता रहा कि भोजन दिया, लार निकला, फिर कुत्ते ने भोजन कर लिया। उसके बाद जो है पहले घंटी बजाता था, फिर भोजन देता था, फिर कुत्ते को लार निकलता था। उसके बाद जो है उन्होंने भोजन न देकर केवल घंटी बजाई, तब भी कुत्ते के मुख से लार निकला। मतलब सिर्फ घंटी बजाने मात्र से ही कुत्ते के मुख से लार टपकने लगी, क्योंकि कुत्ते ने यह सीख लिया था कि घंटी बजने पर उसे भोजन की प्राप्ति होती है। घंटी के प्रति कुत्ते की इस प्रतिक्रिया को पावलोव ने संबद्ध सहज क्रिया या अनुकूलित अनुक्रिया कहा है। इस प्रकार उन्होंने बताया है कि जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है। आइए इसको एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। देखिए, स्वाभाविक उत्तेजना के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। तो स्वाभाविक उत्तेजना क्या है? भोजन। स्वाभाविक अनुक्रिया क्या थी? लार। मतलब जैसे ही भोजन दिया जाता है कुत्ते के मुख से लार निकलता है। मतलब स्वाभाविक उत्तेजक जो भोजन है उसके प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब लार निकलती है। इसके बाद उन्होंने देखा कि अस्वाभाविक उत्तेजक और स्वाभाविक उत्तेजक दोनों एक साथ उन्होंने किया तो भी स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। मतलब अस्वाभाविक उत्तेजक, घंटी की आवाज को अस्वाभाविक उत्तेजक कहते हैं, और स्वाभाविक उत्तेजक जो है वो भोजन कहलाता है। तो पहले घंटी बजाई और फिर भोजन दिया, तो ये दोनों उत्तेजक थे, और इन उत्तेजकों के परिणाम स्वरूप भी अनुक्रिया होती है, मतलब लार निकलती है। तो स्वाभाविक उत्तेजक, अस्वाभाविक उत्तेजक और स्वाभाविक उत्तेजक दोनों के घटित होने के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक अनुक्रिया घटित होती है, मतलब लार निकलती है। इसके बाद उन्होंने क्या किया कि अनुकूलित उत्तेजक मतलब अस्वाभाविक उत्तेजक, सिर्फ घंटी की आवाज, तो इसको हम क्या कहते हैं? अस्वाभाविक उत्तेजक। घंटी की आवाज को अस्वाभाविक उत्तेजक कहते हैं, और इसके प्रति भी कुत्ते के अनुकूलित अनुक्रिया होती है। कुत्ते में क्या होती है? अनुकूलित अनुक्रिया होती है, मतलब लार निकलती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि घंटी की आवाज मात्र से ही कुत्ते में लार निकलना प्रारंभ हो जाता है, तो ये कहलाता है। देखिए, घंटी की आवाज को अस्वाभाविक उत्तेजक कहते हैं, ठीक, और स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, मतलब लार निकलती है तो स्वाभाविक अनुक्रिया होती है, और इन सब के पूर्ण योग को ही अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहते हैं। मतलब जब अस्वाभाविक उत्तेजना के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया होती है तो उसे अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत कहा जाता है।
तो ये बहुत छोटा सा, बहुत ही आसान सा ये सिद्धांत है। और आइए चलते हैं कक्षा शिक्षण में इसकी उपयोगिता की बात करते हैं कि कक्षा शिक्षण में इसकी क्या उपयोगिता है। तो देखिए, पहला है स्वभाव व आदत का निर्माण। तो स्वभाव और आदत का निर्माण से तात्पर्य है कि अनुकूलित अनुक्रिया धीरे धीरे आदत बन जाती है। पावलोव के अनुसार प्रशिक्षण पर आधारित विभिन्न प्रकार की आदतें शिक्षा तथा अन्य अनुशासन अनुकूलित अनुक्रिया के श्रृंखला के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं होती है। ठीक है। दूसरा है भाषा विकास। तो भाषा विकास का तात्पर्य है कि बालकों में भाषा विकास के अधिगम हेतु अनुकूलन का सिद्धांत काफी महत्वपूर्ण उपयोगी सिद्ध हुआ है। शैशवावस्था में बालकों को शब्दों का विभिन्न वस्तुओं के साथ संबंध स्थापित करके सिखाया जाता है। ठीक, इस सिद्धांत का उन विषयों की शिक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है जिसमें चिंतन की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ जो है भाषा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर भाषा विकास भी इस सिद्धांत से बढ़ता है। फिर है गणित शिक्षण में सहायक। इसका तात्पर्य है कि अभ्यास और अनुकूलन द्वारा छात्रों को गणित की समस्याओं का समाधान, गुणा भाग आदि का शिक्षण सरलता से किया जा सकता है। ठीक। तीसरा है अभिवृत्ति का विकास। तो अभिवृत्ति के विकास से तात्पर्य है कि बालकों के समक्ष जो उचित और आदर्श व्यवहार प्रस्तुत करके उन्हें अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा उनमें जो है उचित अभिवृत्ति का विकास किया जा सकता है। पांचवा है मानसिक एवं संवेगात्मक अस्थिरता का उपचार। तो अनुकूलन और अभ्यास द्वारा बालकों में संवेगात्मक स्थिरता विकसित की जा सकती है। मानसिक उपचार में भी इस विधि का प्रयोग किया जाता है। फिर है अनुशासन। तो दंड और पुरस्कार का उचित उपयोग करके अनुकूलित अनुक्रिया द्वारा बच्चों के व्यवहारों में सुधार किया जा सकता है। इस सिद्धांत के उपयोग से बालकों में उत्तम व्यवहार एवं अनुशासन की भावना का विकास भी किया जा सकता है। इसके बाद है भय का निवारण, सातवां बिंदु। तो देखिए, ऐसा होता है कि कुसमायोजित बालकों में एक तो समायोजित बालक होते हैं, दूसरे होते हैं कुसमायोजित बालक। तो ये जो होता है वो कुसमायोजित बालकों में व्याप्त व्यर्थ चिंतन, भय का निवारण और अनुकूलित अनुक्रिया में अस्वाभाविक उत्तेजकों की संख्या बढ़ाकर अनुकूलन में बाधा उत्पन्न करके बुरी, अनुचित, व्यर्थ की भावनाएं और विचारों में बाधा उत्पन्न की जाती है। बालक धीरे धीरे इन व्यर्थ की भावनाओं, डर, चिंता आदि से मुक्ति पा जाता है। इसके बाद जो है आठवां है सामाजिकरण में सहायक। तो सामाजिकरण में सहायक का तात्पर्य है कि इस सिद्धांत द्वारा बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया और अनुकूलन कराकर बालकों का सामाजिकरण किया जा सकता है। तात्पर्य है कि बालकों में सामाजिकरण की प्रक्रिया और उनको अनुकूलित करा करके बच्चों का जो है समाज के साथ सामाजिकरण किया जा सकता है। तो ये सिद्धांत भी यहाँ पर उपयोगी होता है। साथ ही इस बात का भी हमको ध्यान देना है कि जैसे यहाँ पर हमने पढ़ा कि अस्वाभाविक उत्तेजक और स्वाभाविक उत्तेजक के परिणाम स्वरूप, अस्वाभाविक उत्तेजक और स्वाभाविक उत्तेजक के परिणाम स्वरूप स्वाभाविक अनुक्रिया होती है। लेकिन अगर इन दोनों क्रियाओं के मध्य कोई अगर बाधा आ जाए तो स्वाभाविक अनुक्रिया देर से होती है। ठीक है। तो इस बात का भी हमको ध्यान देना है। कहने का तात्पर्य है कि घंटी की आवाज और भोजन, जब ये दोनों ही उत्तेजक किसी कुत्ते को दिए जाते हैं और उसी बीच कोई बाधा उत्पन्न हो जाती है तो स्वाभाविक अनुक्रिया देर से होती है। जब बाधा दी जाती है तो स्वाभाविक जो अनुक्रिया होती है वो थोड़ी देर से होती है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।